कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा जो कि अगले हफ्ते होने जा रही है, यानी आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 12-13 दिन बचे हैं बच्चों। और उम्मीद करता हूं कि आपने आरओ का जो एग्ज़ाम है मेंस अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया होगा। और जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, क्योंकि 3 पेपर है बच्चों और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, आपको 400 मार्क्स में से कट ऑफ के अंदर आना है। कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी, और कट ऑफ का जो सीन है अगर आप देखोगे, वो जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ है, सेकंड और थर्ड पेपर क्या होता है बच्चों, वो एवरेज मार्किंग का रहता है। अगर आप बहुत खराब नहीं लिखते हैं या बहुत डल लेवल का नहीं लिखते हैं और आप बहुत ही उत्कृष्ट काम नहीं करते हैं, तो मार्क्स आपके लगभग 70-75%, 65% के एवरेज में इसको रहेगा आपका स्कोर। ठीक है, लाइक हिंदी आपने बहुत अच्छी लिखी तो 75, 80, 82, 83, या फिर एवरेज भी लिखिए तो 70, 65, 70 के अराउंड रहेगा। और ऐसे में भी बहुत अच्छा लिख दिया तो 70, 75 या उससे ऊपर रहता है। बहुत मतलब रेयर चांस होते हैं, बट एवरेज 60, 65 के आसपास रहेगा। लेकिन पहला पेपर जो है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है बच्चों आपके सिलेक्शन को लेके, क्योंकि आपका पहले पेपर में अगर स्कोर हो गया तो आप लीड बना के चलेंगे। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ आपके अपने एफर्ट्स पे नहीं करेगा डिपेंड, साथ साथ ही दूसरे ने कैसा काम किया है कॉपी में, वो भी इस पे डिपेंड करता है। उसके लिए जीएस का सेक्शन क्या है बच्चों, सही है तो सही है, गलत है तो गलत, उसमें कोई मार्क्स की कटौती नहीं होती। अगर आपका राइट है तो राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग। लेकिन ऐसे और हिंदी राइटिंग का जो पेपर है, कोई मॉडल आंसर तो है नहीं उसका एग्जैक्टली कि ऐसा मॉडल आंसर है और यही लिखना है। उसमें जितने प्रकार के बच्चे हैं, जिस तरीके के बच्चे हैं, तो अलग अलग राइटिंग होती है। हर किसी की आंसर लेखन की जो शैली होती है, उत्तर लेखन की, वो भिन्न होती है। तो सेकेंड और थर्ड पेपर में जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपने कितना अच्छा काम किया है ये तो है ही है, इसके साथ चीजें इस पे भी डिपेंड करती है एग्जामिनर ने आपसे पहले वाले की जो कॉपी चेक की है उसने कैसा काम किया। या जैसे 10 बच्चे आए, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने लगा, ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, अभी तो मुस्कुरा रहे हैं आप, ठीक है, इससे पहले आपके से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉपियां एग्जामिनर ने चेक की और 10 में आप आते हैं। इसमें एग्जामिनर को बहुत अच्छा खासा बच्चों से नहीं मिला, मतलब कि आंसर उसने कैसे लिखे। सडनली आपकी कॉपी आती है और आपको देख के वो आपने बहुत अच्छा काम किया है तो कितना खुश हो जाएगा। वो कंपैरिजन आपके मार्क्स को तो देगा ही देगा, आपने कैसा किया, वो इनसे कंपेयर करेगा कि यार इस टाइप के थे, इसने इतना बढ़िया काम किया है। तो हो सकता है कि हिंदी में 10 में से आपको 9 वाला आंसर दे दे, 9 नंबर दे दे, या कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है 12 नंबर दे दे। और यहाँ पे वो देख रहा था कॉपी, किसी को 5 नंबर, किसी को 6 नंबर, किसी को 4 नंबर, यानी उसको वो मजा नहीं आ पा रहा था जिस चीज की वो तलाश कर रहा था। तो उसने किन से कंपैरिजन किया, इनसे किया। आपका उत्तर तो अपनी जगह है जो आप लिख के आए, लेकिन कंपैरिजन कहां हुआ, यहां। एग्जैक्टली सेकंड फैक्टर क्या हुआ, जब आपकी बैड लैक होता है, आपका किस्मत खराब होती है, आपसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 इन बच्चों ने आंसर लिखा। इसमें से उसको 6-7 बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल गए, यानी उसको लगा यार वाओ क्या आंसर लिखा है इसने, 9 नंबर, 8.5 नंबर 10 में से, ठीक है। इस तरीके से हिंदी के मार्क्स देता गया देगा। आप आए, आपकी किस्मत ये खराब रही, आपने तब भी सेम काम किया था, अब भी आपने सेम काम किया, कॉपी में तो आपने सेम लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि सडनली ऐसा उसने देखा कि यार इनके कंपैरिजन में स्लाइटली नीचे है, इनके कंपैरिजन में स्लाइटली नीचे है। तो जहां वो आपको यहां 5-6 वालों को देख के, आपको देख के खुश हुआ, उसने 9 रख दिए। यहां 9 8.5 वालों से थोड़ा सा अगर आप कम थे तो उसने 7.5 कर दिया सेम आंसर में। तो ये क्या करता है बच्चों, छोटे मोटे डिफरेंशिएट पैदा करता है आपके किसमें, स्कोरिंग में। अब देखो यहां उसने एक आंसर ऐसा था 9 नंबर दिए, क्यों, जहां पे आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपसे पहले वाले जो है बहुत अच्छे उसको आंसर नहीं मिले लिखे हुए, लेकिन सेम आंसर, आपकी कॉपी सेम है तब भी, बट आपसे पहले वाले उसको ज्यादा बेहतर मिल गए, तो उसने उनसे कंपैरिजन कर दिया। इसीलिए कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अपने हाथ में जितना वो तो देखते ही देखते हैं, चीजें इस बात पे भी डिपेंड करती है बच्चों, आपका सहपाठी यानी आपका साथी वो किस तरीके का आंसर लिख रहा, तो उन दोनों को वो कंपैरिजन करने के बाद क्या करता है बच्चों, स्कोर भी करता है। ठीक है, दोनों आंसर सेम थे, एक यहाँ 9 पहुंच गया, एक यहाँ कितना पहुंच गया, 7.5, कितने नंबर का कम 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 हो गया, आपके एक आंसर में 1.5 नंबर कम हो गया। अब सोचो आप बहुत उत्कृष्ट काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, और आपने सभी आंसर सही लिखे, और आपकी एक किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपके साथ ऐसे बच्चे पढ़े जो आपसे ज्यादा बेहतर नहीं लिख पाए आपसे पहले, और आपने सेम काम किया। अच्छा, तो आप 1.5 नंबर की लीड बना बना के सोचो, अगर हिंदी में 5 क्वेश्चन है तो कहीं पे 1.5 नंबर की लीड, कहीं 1 नंबर की लीड, कहीं पे 3 नंबर की लीड, तो टोटल 5 नंबर में आप देखो
7 से 8 अधिकतम 10 नंबर की लीड बना के चले गए, अधिकतम। ठीक है, किन से? आपके साथियों से। यानी आपके साथी अगर कोई 65 लाए तो आप हिंदी में कहां पहुंच गए? 75 पहुंच गए। गैप कितने का रहा? 10 मार्क्स का। या आपके साथी ने बहुत अच्छा काम किया, वो पहुंच गए 75 और आप कहां रहे? 65। ठीक है, कंपैरिजन की वजह से गैप कितना आया? 10 नंबर। लेकिन ये चीज आपकी जीएस पे लागू नहीं होती। अब देखो, यहां 100 नंबर का पेपर होने के बाद अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 10 नंबर की गैप, और इसी 10 नंबर में बच्चे सिमट जाएंगे सेलेक्ट होने वाले। बहुत कम ऐसे होंगे जो इससे बड़ा गैप रहता है। यानी जो हो सकता है कि टॉपर 75 लाए, फिर 74 पॉइंट कुछ रहे, फिर 73 रहे, 72 रहे, तो 65 से 75 नंबर के बीच अगर बच्चे लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो गए। यानी गैप कितने का है? 10 नंबर का। एग्जैक्टली बच्चों ऐसे राइटिंग होता है। 3 क्वेश्चन है। अब एक 30 नंबर का, एक 30 नंबर का, एक 35 नंबर का, कुछ ऐसा है ना, 35 30 30 60 और 35, एक मतलब शायद 33 कुछ इस टाइप का जो भी होगा। अब आपका आता है ऐसे राइटिंग का पार्ट। ठीक है, उसमें भी 100 नंबर थे, उसमें भी 3 क्वेश्चन देखे, किसी को 30 में 25 दिए, किसी को 20 दिए, किसी को 15 दिए। अगर आप ऐसे ही देखोगे, एक जो गैप बनेगा वो 10-12 नंबर का बनेगा। ठीक है, सिलेक्शन लेने वालों बच्चों की बात कर रहा हूं, उनकी नहीं जो 40 नंबर लाए हैं। मैं कह रहा हूं जो सेलेक्ट होंगे या जो कहीं ना कहीं दौड़ में है, जो बहुत क्लोज है सिलेक्शन के। ठीक है, 10-12 नंबर का गैप यहाँ, 10-12 नंबर का गैप यहाँ, टोटल कितने का गैप आया? 20 नंबर। कितने मार्क्स में से? 200 में से। अब बताओ, इस 20 मार्क्स में तो अलग अलग तरीके के छात्र होंगे ना, तमाम प्रकार के होंगे। हो सकता है कि आप ऐसे हो जो 20 नंबर का गैप यहां बनाते हो, लेकिन जीएस का पेपर, पहला पेपर जो अपने आप में ऑटोमेटिकली 200 है, जिसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और सामने वाले का भी सही है तो सही है, गलत है तो गलत। कोई आइडल आंसर ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लिखना है, ये लिखना है, उसमें तो गोले लगाने, सही है तो सही, गलत है तो गलत। अब देखो 200 नंबर का पेपर है, कुछ छात्र में भी 170 से 175 का स्कोर कर जाए, और सेम छात्र जो सेलेक्ट होने वाला है मे बी वो यहाँ 140-45 ही कर पाए, फिर भी सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मे बी इसकी हिंदी और ऐसे ठीक ठाक हो, लेकिन हिंदी और ऐसे ठीक ठाक हो और इसने अगर गैप बनाया होगा, जो मैं दोनों पेपर मिला के बता रहा हूं, तो 20 नंबर अगर आपसे ऊपर चले जाता तो 140 और 145 में 20 नंबर जोड़ो, 160-65 नंबर, तो ये फिर भी अगर आप गैप को फिल करने की कोशिश करोगे तब भी यहाँ पहुंच ही रहा है। और आप 170-75 लाने के 20 उससे नीचे भी तो आए ना, क्योंकि आपसे 20 वो ऊपर है, तो आप यहाँ 20 नंबर ऊपर लाते हो तो वो 20 हिंदी ऐसे में आता है, तो वो बराबर आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट होने के दौड़ में दोनों। तो यहाँ का गैप देखो, कहां 140 और 145, कहां 160, यहाँ 30-30 नंबर का गैप आ जा रहा, यानी आप बहुत बड़ा मार्जिन आ जा रहा है। 200 नंबर का पेपर है, तो इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस का पेपर। अगर आप पहले दिन ये पेपर में स्कोर कर गए तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर सेकंड और थर्ड पेपर दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें क्या है, जीएस का पेपर अच्छा होने का मतलब आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हिंदी और ऐसे राइटिंग अगर आप ठीक लिखने वाले हैं तो आप कंपैरिजन का भी अगर शिकार होते हैं, यानी आपसे पहले वाले ने बहुत अच्छा लिखा, आप अगर उतना उनके कंपेयर, आपने तो अच्छा लिखा है, उनके कंपैरिजन में आपका उतना, क्योंकि समान तो नहीं लिख पाएंगे हर बच्चे, हर किसी का अपना स्किल है, हर किसी का अपना तरीका है। कुछ बच्चे हो सकते हैं आपसे बेहतर लिखें, कुछ बच्चे आपसे खराब लिखें, और आपकी किस्मत ऐसी जगह पड़ी आपकी कॉपी जहां पे आपको कंपैरिजन का आप शिकार होगे। आपसे पहले वाले ने आपसे बेहतर लिखा तो आपको स्लाइटली कम मार्क्स देगा एग्जामिनर, तो अगर आप उसका शिकार होते हैं तब भी आपको जीएस के स्कोर की बदौलत उसको उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 30-30 25-25 नंबर के ऊपर चल रहे हैं, वहां 1.5 नंबर 1.5 नंबर 1.5 नंबर करोगे, 8-9 नंबर का शिकार होगे, तब भी आप 10-15 नंबर ऊपर है। एग्जैक्टली ऐसे ही, ऐसे में आप ऐसे का कोई मॉडल आंसर तो है नहीं, तो उसमें भी आपको क्या है बच्चों, किसी न किसी तरीके से 10-12 नंबर आप शिकार होते हैं, तब भी आप 30 नंबर की लीड में थे। तो टोटल मिला के 20 नंबर का गैप आया, फिर भी आप 10 नंबर की लीड में, बहुत बड़ा होता है। जब फाइनल सिलेक्शन होता है, एक एक आधे नंबर से कट ऑफ में लोग रुकते हैं फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज आप समझना कि इस आरओ मेंस के एग्जाम में आपको अगर स्कोर करना है तो वो पहला पेपर है बच्चों जो आपका बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग है। यानी इस 200 में से 50% आपका यही पेपर डिसाइडिंग है। यहां स्कोर कर गए तो फिर आप मात खाने से रहिए। ठीक है, सेकंड थर्ड पेपर बस आपका स्किल ठीक ठाक होना चाहिए, लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए। हिंदी राइटिंग में कई बच्चे, अब ऐसे तो अपना अपना स्किल है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, 700-750 बच्चे उसमें जुड़े हैं। आपने देखा होगा मैं बीच में डालता हूं, आजकल तो उतना टाइम नहीं हो पा रहा, बट मैंने पहले आपको चीजें प्रोवाइड करा दी, हिंदी की वॉइस हो या ऐसे लिखना है, कैसे करना है, वो सब बताया। फिर ये अपना स्किल है बच्चों। जीएस आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स एक आध क्लासेस में करा दूंगा आपके पेपर से पहले। तो मेन चीज आप ये चेक करना, आप अगर जीएस में स्कोर कर पाएंगे तो आपका बहुत ही एक मतलब सही चीज आपको मिल जाएगी, एक बहुत सही ट्रैक पे आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, और यही पेपर आपका इंपॉर्टेंट होगा। बाकी हिंदी के लिए जो है, जैसे आप कई लोग लिख रहे हैं प्रेषक प्रेषिति सब्जेक्ट सीधे सीधे लिख रहे हैं, उपयुक्त विषय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट मत करो ना। आप डायरेक्ट, कई लड़के ऐसे लिख दे रहे हैं उपयुक्त विषय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, पहले उसको बैकग्राउंड बताओ,
जब आप सब्जेक्ट लिखने के बाद महोदय लिखते हो, सबसे पहले उसको थोड़ा सा एक रेफरेंस दे दो। महोदय, इस कार्यालय के पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, जिसके माध्यम से फिर थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बात करो कि इसके बारे में ब्यौरा मांगा गया था, या इसके बारे में बात की गई थी, या इसके बारे में का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उसके नीचे लाइन पे लिखो सेकंड पॉइंट पे, उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत या उक्त के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ये ऐसा ऐसा किया जाएगा, अतः तत्संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। तब तो आपका ठीक बनता है। आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उक्त विषय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो उसको अगर आप डायरेक्ट ही निर्देश कहना है लिखोगे तो उसको समझ कैसे आएगा कि जो लेटर आपका पढ़ रहा है, जिसको आपने भेजा उसको आपने सीधे देखा सब्जेक्ट, उसे सीधे लिख दिया आपको कि उपयुक्त विषय मुझे कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश क्या मतलब, कौन सा लेटर, कुछ तो रेफरेंस दो उसको, कुछ तो उसको पता चले कि किसकी बात चल रही है। आपने सब्जेक्ट लिखा, इतना भरमार होता है चिट्ठियों का, एक पूरे राज्य की सरकार, पूरे भारत सरकार चलती है उन चिट्ठियों की बदौलत। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पता नहीं कितनी बार उस पर पत्राचार हुआ होगा। कम से कम एक बैकग्राउंड बताओ, सीधे सीधे बताओ उपयुक्त विषय इस कार्यालय की पत्र संख्या, या अगर आपके वहां उसके कार्यालय से लेटर आया है, उपयुक्त विषय अपने कार्यालय की पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, जिसके माध्यम से थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर दो, जिसके माध्यम से के संबंध में ब्यौरा मांगा गया था, विवरण मांगा गया था, या अपने आप में की चर्चा की गई थी, या इस संबंध में बातें की गई थी, या इस संबंध में जो भी का संदर्भ ग्रहण करें। फिर लाइन से लिखो नीचे लाइन से कि क्या डिसीजन हुए हैं आपके लेवल पे, आपके जहां से आप चिट्ठी भेज रहे हो उस लेवल पे क्या डिसीजन हुआ है, उस लेवल पे क्या बातें हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देन आप लिखो, अतः तत्संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने इससे संबंधित का ब्यौरा या इसके संबंधित जो भी विवरण है यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। तब तो लास्ट में आना चाहिए लाइन लिखा, महोदय उपयुक्त विषय मुझे कहने का निर्देश हुआ है। क्या निर्देश उसको पता ही नहीं हो तो 1 घंटे तक सोचता रहेगा कि यार कौन सी चिट्ठी थी। थोड़ा सा इसको बनना, बाकी आप अगर इसको अच्छा कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप किसी भी तरीके से इस एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और पहले पेपर को पूरी ताकत के साथ, ठीक है, लास्ट टाइम में 1.5-2 हफ्ता बचा, घट्टा चक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाओ, सब ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है, जीएस वगैरह ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इस पर थोड़ा सा आप चिंतन मंथन करेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।